इस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक बहुत बड़ा राजनेता है जिस पर पब्लिक लाइफ में कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वो अचानक सोशल मीडिया पर एक वायरल मीम के जरिए खुद को ना जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के रूप में पेश करता है। हाँ, ये तो सच में मतलब एक अजीब सिचुएशन है। राइट, आई मीन ये देखकर दिमाग में क्या आता है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दांव है या उस लीडर का एक्सट्रीम अहंकार या फिर अंदर से जो सिस्टम पूरी तरह खोखला हो चुका है उसका कोई बहुत डरावना सच। जब सत्ता अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए धर्म या पवित्रता का चोला पहन लेती है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। If you enjoy such deep explanations, check out my YouTube channel IAS Zen for complete concept clarity and smart learning. वही तो, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस डीप डाइव में हम लोग इसी बेचैन करने वाले सवाल की ना तह तक जाने वाले हैं। हम शैली वॉलिया के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल द मॉरल इक्लिप्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड द सेक्रेड पर्सोना, इसका डीप एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो आर्टिकल है ना, ये सिर्फ कुछ फिलोसफिकल थ्योरीज का पुलिंदा नहीं है। ये आज के ग्लोबल सोसाइटी और हमारे आसपास जो लीडरशिप के बदलते पैटर्न्स हैं उन्हें समझने का एक बहुत ही क्लियर चश्मा देता है। सही कहा। और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात पूरी तरह से क्लियर कर देना जरूरी है। इस ओरिजिनल सोर्स में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पोप और दुनिया भर में जो वॉर्स चल रहे हैं जैसे गाजा और यूक्रेन, इनका ना सीधे तौर पर जिक्र किया गया। हाँ, और हमारी इस चर्चा का मोटिव पूरी तरह से इम्पार्शियल रहना है। एग्जैक्टली। हम यहाँ किसी पुरानिकल आइडियोलॉजी, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हमारा काम बस उन फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स का निष्पक्ष रूप से एनालिसिस करना है जो ऑथर ने अपने आर्टिकल में प्रेजेंट किए हैं। ये न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स इस आर्टिकल में उठाए गए हैं वो सीधे इस बात पर चोट करते हैं कि हमने मॉडर्न पॉलिटिक्स को आखिर समझ क्या लिया है। अगर हिस्ट्री के पन्नों को पलटें तो पॉलिटिक्स और मोरालिटी यानी राजनीति और नैतिकता ये कभी एक दूसरे से अलग माने नहीं जाते थे। राइट। एक टाइम पर दोनों आपस में गुंदे हुए थे। जैसे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल की सोच को ही ले लीजिए। उनका बड़ा क्लियर मानना था कि पॉलिटिक्स का जन्म ही ना मोरालिटी के गर्भ से होना चाहिए। उनके अनुसार पॉलिस, जिसे हम आज स्टेट या राज्य कहते हैं, उसका काम सिर्फ लोगों को जिंदा रखना या फिजिकल नीड्स पूरी करना नहीं था। तो एरिस्टोटल के हिसाब से इस पॉलिस का असल मकसद क्या था? आज के दौर में तो आम धारणा यही है कि गवर्नमेंट का काम बस इकोनॉमी चलाना, टैक्स इकट्ठा करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। वही ना, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एरिस्टोटल इससे कहीं आगे की बात करते हैं। उनका मानना था कि पॉलिस का जो अल्टीमेट पर्पस है, या जिसे वो फिलोसॉफिकल भाषा में टीलोस कहते हैं, वो ह्यूमन पोटेंशियल का हाईएस्ट डेवलपमेंट करना है। अच्छा। उनके हिसाब से पॉलिटिक्स का असली काम एक फ्लरिशिंग सिविल सोसाइटी बनाना है। एक ऐसा माहौल जहां इंसान मॉरली अपने सबसे बेहतरीन रूप तक पहुंच सके। ये तो बहुत ही आइडियल लगता है सुनने में। इसको समझने के लिए ना एक मॉडर्न एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स को हम एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की तरह देख सकते हैं और मॉरलिटी उस सिस्टम का एंटीवायरस है। हाँ, ये बढ़िया कंपैरिजन है। जब तक एंटीवायरस काम कर रहा है, सिस्टम का पर्पस सेफ रहता है, वो समाज की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन आर्टिकल के अनुसार अगर इस मॉरल एंटीवायरस को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो क्या होगा? सिस्टम चलेगा जरूर, लेकिन वो धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा और फिर वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड डोमिनेशन का ढांचा बनकर रह जाएगा। एग्जैक्टली, बस अपना कंट्रोल बनाए रखने का टूल। यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा पॉइंट है। जब पॉलिटिक्स से उस एथिकल टेलॉस यानी मॉरल पर्पस को निकाल दिया जाता है ना, तो जो बचता है वो सिर्फ ताकत का एक नंगा खेल है। फिर पावर का काम सिर्फ ये देखना रह जाता है कि किसके पास कितनी शक्ति है और वो उसको दूसरों को दबाने के लिए कैसे यूज कर सकता है। और फिर वहां राइट और रॉन्ग के सारे जो ह्यूमन स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर फैसले इस आधार पर नहीं होते कि क्या जस्ट है, बल्कि इस बेस पर होते हैं कि पावर को क्या फायदा मिल रहा है। इसी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स और मोरालिटी के फॉल को ना और गहराई से समझने के लिए आर्टिकल में दो बहुत ही अलग तरह के ग्लोबल फेसेस का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। एक तरफ पोप लियो द 14th है और दूसरी तरफ एक मॉडर्न पॉलिटिशियन के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल है। राइट। तो जब पोप युद्ध रोकने और शांति के लिए रिलीजियस टेक्स्ट या गॉस्पेल का हवाला देते हुए इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो
उस अपील को कैसे देखा जाता है? देखिए, मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ना ये बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि जब पोप जैसी कोई रिलीजियस फिगर पीस की अपील करती है तो उसको अक्सर एक गहरे मॉरल फिलॉसफी की तरह नहीं देखा जाता। तो फिर क्या माना जाता है उसको? उसको ना एक नाइव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मानकर किनारे कर दिया जाता है। उसे इम्प्रैक्टिकल बता देते हैं। सत्ता के गलियारों में ये माना जाता है कि डिप्लोमेसी या जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज में ना मोरालिटी या रिलीजन की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला पैराडॉक्स है। एक तरफ तो मॉडर्न पॉलिटिक्स ये क्लेम करती है कि मोरालिटी की बातें प्रैक्टिकल नहीं है, पर दूसरी तरफ वही पॉलिटिशियंस जब खुद मुश्किल में घिरते हैं तो अपने आप को सही ठहराने के लिए उसी धर्म और पवित्रता का सहारा लेने से थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते हैं। हाँ, वही वायरल मीम वाली बात जो आपने शुरू में की। एग्जैक्टली जहां डोनाल्ड ट्रंप खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में पेश कर रहे थे, एक ऐसी पोस्ट जहां वो खुद को स्पिरिचुअली इनफैलेबल या दैवीय दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोई चीप पीआर स्ट्रैटेजी है या इसके पीछे अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोई गहरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है? राइटर्स इसको एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मानते हैं। जब किसी नेता के पास असली मॉरल लेजिटिमेसी नहीं होती है ना, जब उसका खुद का पर्सनल कंडक्ट सवालों के घेरे में होता है, तो वह अथॉरिटी पवित्रता का आवरण ओढ़ लेती है। आर्टिकल में इसको कैमोफ्लाजिंग अथॉरिटी इन सेक्रेड लैंग्वेज कहा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका मेन मोटिव यही होता है कि खुद को क्रिटिसिज्म से इतना ऊपर उठा लिया जाए, खुद को एक मसीहा बना दिया जाए, ताकि कोई उन पर सवाल ही ना उठा सके। यानी जब अंदर से मॉरल अथॉरिटी पूरी तरह खोखली हो चुकी हो तो बाहर से भगवान का सहारा लेकर खुद को इनवायोलेबल या पवित्र साबित करने की कोशिश होती है। क्योंकि अगर कोई ऐसे नेता पर सवाल उठाता है जो खुद को ईश्वर से जोड़ चुका है, तो वो सवाल सीधे धर्म पर उठाया गया सवाल बन जाता है। अकाउंटेबिलिटी से बचने का इससे चालाक तरीका क्या हो सकता है? सोर्स में इस बात को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और हार्श एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाँ, जिनसे ये पैराडॉक्स और डीप हो जाता है। आर्टिकल में ना क्लीनली डोनाल्ड ट्रंप के पब्लिक और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई कंट्रोवर्सीज का जिक्र है। जैसे मी टू मूवमेंट के दौरान उन पर लगे एलिगेशंस का रेफरेंस दिया गया है। और इसके अलावा सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके जो लंबे सोशल कनेक्शंस थे उनको भी तो कोट किया गया है। एग्जैक्टली। एप्स्टीन एक ऐसा इंसान था जिसे बहुत ही गंभीर और आम मानवीय अपराधों के लिए गिल्टी ठहराया गया था। राइटर का आर्ग्यूमेंट है कि जब कोई पब्लिक फिगर ऐसे बैकग्राउंड वाले लोगों से जुड़ी होती है या अपनी ही बेटी इवांका ट्रंप पर पब्लिक में अजीबोगरीब कमेंट्स करती है, तो उसके द्वारा खुद को मसीहा दिखाना पूरी तरह से हिपोक्रिटिकल हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले कहा, ये सारे पॉइंट्स सीधे ऑथर के आर्टिकल से लिए गए हैं, जो ये समझाते हैं कि कैसे ये डिस्प्यूट्स उन दावों को पूरी तरह से खोखला साबित कर देते हैं। जब कोई नेता ऐसे पास्ट के बावजूद खुद को स्पिरिचुअली सुपीरियर दिखाता है, अब तो इसका मतलब है कि सच्ची मोरालिटी तो गायब हो चुकी है और उसकी जगह एक सुविधा वाली मोरालिटी ने ले लिया है। ये कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स ना सच में बहुत डेंजरस होती है। इसमें दुनिया को बहुत आसानी से एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट इविल के बीच बांट दिया जाता है। राइट। और जब सोसाइटी ऐसे ब्लैक एंड वाइट पार्ट्स में बन जाती है, तो लोग फैक्ट्स पर सोचने के बजाय सिर्फ इमोशंस पर बेस होकर फैसले लेने लगते हैं। इस इमोशनल मैनिपुलेशन को समझना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ऑन ISN I रेगुलरली शेयर डिटेल्ड वीडियोज, हैंड रिटन नोट्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट मेक लर्निंग मच ईजियर। अब अगर हम इस चर्चा को ना थोड़ा और डीप फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ ले जाएं, हाँ श्योर, तो ह्यूमन नेचर और सोसाइटी की बुनियाद को लेकर ना कुछ बड़े बेसिक सवाल खड़े होते हैं। अगर इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो पावर के लिए मोरालिटी को साइड कर दें, तो फिर एक फेयर सोसाइटी कैसे बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने सदियों से हिस्ट्री के सबसे बड़े थिंकर्स को उलझा के रखा है। आर्टिकल में 20th सेंचुरी के मेजर पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन रॉल्स का जिक्र है, जिन्होंने जस्टिस और ह्यूमन नेचर पर बहुत काम किया है। उनकी फेमस बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस वाली बात? हाँ, उसी में एक बहुत ही ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे वेल ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञानता का पर्दा कहा जाता है। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसको एक खेल की एनालॉजी से समझें तो ये वैसा ही है जैसे कुछ लोग मिलकर किसी नए स्पोर्ट के रूल्स तैयार कर रहे हैं,
लेकिन कंडीशन ये है कि रूल्स बनाते टाइम किसी को नहीं पता कि मैच शुरू होने पर वो किस टीम में होगा। राइट, एकदम सही। हो सकता है वो सबसे स्ट्रांग टीम में हो, या ये भी हो सकता है कि वो सबसे कमजोर टीम का हिस्सा हो। ये एनालॉजी ना इस थ्योरी को बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। रॉल्स का कहना है कि एक ट्रू और जस्ट सोसाइटी तभी बन सकती है जब रूल्स बनाने वाले लोग इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बैठकर फैसले लें। यानी उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि सोसाइटी में उनकी अपनी पोजीशन क्या होगी। एग्जैक्टली वो अमीर होंगे या गरीब, ताकतवर होंगे या किसी मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी का हिस्सा होंगे। जब इंसान अपने सारे प्रिविलेजेस भूल जाता है और उसे अपनी एक्चुअल रियलिटी नहीं पता होती, बस तभी वो ऐसे रूल्स बनाएगा जो सबसे कमजोर इंसान के लिए भी फेयर हों। क्योंकि हर किसी को ये डर होगा ना कि पर्दा हटने पर कहीं वो खुद उस सबसे नीचे वाले लेवल पर ना हो। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? क्या आज का कोई नेता अपने फायदे और प्रिविलेज को भूलकर ऐसे न्यूट्रल फैसले ले सकता है? और यहीं पर एक और महान फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल की एंट्री होती है, जो रॉल्स की इस आइडियलिज्म के सामने ना रियलिटी का एक बहुत ही कड़वा सच पेश करते हैं। रसल का क्या एनालिसिस था इस पर? देखिए, अगर रॉल्स बताते हैं कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, तो रसल समझाते हैं कि इंसान आखिर है कैसा। रसल के अनुसार ना इंसान फिजिकली या मेंटली आइडियलिस्ट नहीं है। उसके अंदर कुछ बहुत ही डीप प्राइमल इम्पल्सेस हैं, जैसे लालच, राइवलरी, घमंड और पावर की न मिटने वाली भूख। तो रसल के हिसाब से हमारे ये प्राइमल इम्पल्सेस हमें कभी उस वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाने ही नहीं देंगे। इंसान का घमंड उसे अपने फायदे के लिए रूल्स मोड़ने पर मजबूर कर देगा। लेकिन हिस्ट्री में कभी तो ऐसा हुआ होगा जहां किसी ने सिर्फ पब्लिक गुड के लिए पावर को ओवरटर्न किया हो और उसका रिजल्ट सच में एक स्टेबल सोसाइटी निकला हो। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री बताती है कि जब भी मोरालिटी का मास्क पहनकर वायलेंस की गई है, उसके रिजल्ट्स हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही रहे हैं। सोर्स में रोमन एम्पायर की जूलियस सीजर की असैसिनेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है। जिन लोगों ने सीजर को मारा था, उन्होंने तो उसको एक बहुत ही नोबल स्टेप बताया था ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी उस वायलेंस को आज़ादी और रोम के कॉमन गुड का नाम दिया था। राइट। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो एक डिक्टेटर को हटाकर रिपब्लिकन वैल्यूज को बचा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ना उस वायलेंस के पीछे कोई मॉरल क्लैरिटी थी ही नहीं। उस महान उद्देश्य के मास्क के पीछे असल में सिर्फ पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी, पावर ग्रैब करने की होड़ थी, मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए बस मोरालिटी का चोला पहना गया था। और उसका नतीजा क्या निकला? सीजर की मौत के बाद रोम में कोई शांति तो नहीं आई, बल्कि उस इवेंट ने पूरे रोमन एम्पायर को एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर में धकेल दिया, जिसने पता नहीं कितनी जानें ले ली। हाँ, और सिविल वॉर की ये हिस्टोरिकल सच्चाई हमें आज की दुनिया के सबसे भयानक सच की तरफ ले जाती है। जब पॉलिटिक्स मोरालिटी से पूरी तरह कट जाती है, तो उसका सबसे एक्सट्रीम रूट क्या होता है? वो है वॉर, यानी युद्ध। और आर्टिकल में वॉर को सिर्फ दो देशों की जियोपॉलिटिकल लड़ाई नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीम एथिकल फेलियर की तरह देखा गया है। क्योंकि वॉर तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक बहुत ही डेंजरस साइकोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट की जाए, जिसे डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। ये वॉर की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक इंसान दूसरे इंसान पर तब तक बॉम्ब नहीं गिरा सकता जब तक वो उसे अपने जैसा इंसान मानता रहे। इस हैवी डिस्ट्रक्शन को जरूरी ठहराने के लिए पहले ये माइंड में बैठाना पड़ता है कि सामने वाला इंसान नहीं है, बल्कि कोई चीज है, कोई दुश्मन का नंबर है। और अगर हम एंशिएंट वॉर्स और मॉडर्न वॉर्स को कंपेयर करें ना, तो ये डीह्यूमनाइजेशन आज एक बहुत ही अलग लेवल पर चला गया है। जैसे एंशिएंट टाइम में होमर की आइलियड में या एंशिएंट ग्रीस के पेलोपोनेजियन वॉर्स में वॉरियर्स हमेशा आमने सामने लड़ते थे। वो लड़ाइयाँ भी बहुत वायलेंट होती थी, लेकिन उनमें एक बेसिक डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि दुश्मन ना ठीक सामने होता था। उस फेस टू फेस फाइट में एक सोल्जर अपने दुश्मन की आंखों में देख सकता था। राइट। वो उसके दर्द को, उसके डर को फील कर सकता था। एग्जैक्टली। उस एक्सट्रीम वायलेंस के बीच भी कभी-कभी दुख या दया की थोड़ी गुंजाइश बच जाती थी। वहां एक एथिकल इंटरप्शन आने के चांसेस रहते थे, क्योंकि दो इंसान लड़ रहे थे। लेकिन मॉडर्न फिलोसोफर जॉन बॉडरलैर्ड का जो पर्सपेक्टिव इस आर्टिकल में है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके हिसाब से मॉडर्न वॉर्स आमने सामने नहीं, बल्कि 30,000 फीट की हाइट से लड़े जाते हैं। हाँ, एक एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठा कोई ऑपरेटर हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन से मिसाइल दाग रहा होता है।
और यही जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है ना, ये मॉडर्न वॉर्स को इतना अमानवीय बनाती है। क्योंकि जो इंसान स्क्रीन पर बटन दबा रहा है उसे नीचे मरने वाले बच्चों, औरतों या लोगों के चेहरे तो नहीं दिख रहे। वो लोग उसके लिए इंसान है ही नहीं। वो बस स्क्रीन पर कुछ पिक्सेल्स हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स और नंबर्स हैं। बिल्कुल। और जब दुश्मन एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर बन जाता है ना, तो किसी तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होती। और इस मॉरल एम्प्टीनेस का सबसे खौफनाक रूप हमें 1940s में ड्रेसडन की बॉम्बिंग या हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स में देखने को मिलता है। एक ही झटके में लाखों बेगुनाह लोग राख बन गए। और हैरानी की बात यह है कि ह्यूमन हिस्ट्री के इन सबसे बड़े मॉरल फॉल्स को स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी या प्रैग्मेटिज्म का नाम देकर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। और अजीब बात तो ये है कि हम सोचते थे कि ये सब एक पुरानी बारबेरस हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन आर्टिकल हमें याद दिलाता है कि आज भी चाहे गाजा का कॉन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन का वॉर हो, ईरान या लेबनान हो, हर जगह पावर इसी ठंडी और इमोशनल लैंग्वेज का यूज कर रही है। मॉडर्न पॉलिटिकल वोकैबुलरी इतनी चालाक हो गई है कि वो एक्सट्रीम पेन को भी सैनिटाइज कर देती है। जब किसी रेजिडेंशियल एरिया पर बॉम्ब गिरता है और हजारों मासूम मारे जाते हैं, तो उसे कोलैटरल डैमेज कह दिया जाता है। हाँ, एक टेक्निकल वर्ड से उस पूरे ह्यूमन ट्रेजेडी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो कोई छोटी सी मजबूरी हो। इस प्रोसेस में एम्पैथी पूरी तरह से मिसिंग है। ये पहचानने की कैपेसिटी कि जिसे हम डेटा पॉइंट समझकर मिटा रहे हैं, वो भी हमारी तरह ही इंसान है। क्या टेक्नोलॉजी ने मर्डर को इतना आसान बना दिया है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से गायब हो गई है? ये सवाल ना वाकई बेचैन करने वाला है। अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स अपने बेसिक पर्पस से कितनी दूर आ चुकी है। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को सोसाइटी को मॉरली डेवलप करने का टूल माना था। वहां से स्टार्ट करके आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां नेता अपनी कमियों पवित्रता के पीछे छिपाते हैं, और वॉर में डेथ बस एक नंबर बनकर रह गई है। इस पूरे सफर में एक बात क्लियर है कि जब पोप लियो द 14th जैसे लोग पीस की अपील करते हैं तो वो कोई आउटडेटेड बात नहीं होती। वो दुनिया को याद दिला रहे होते हैं कि पॉलिटिक्स कभी भी मोरालिटी से अलग या न्यूट्रल नहीं हो सकती। अगर एथिक्स को पॉलिटिक्स से निकाल दिया जाए तो हम एक ऐसी सिस्टम एक्सेप्ट कर रहे हैं जहां पावर ही अपने आप को जस्टिफाई करने का अकेला पैरामीटर बन जाती है। हाँ, एथिक्स फिर कोई जरूरी चीज नहीं बल्कि सिर्फ एक दिखावा, एक ऑर्नामेंटल सप्लीमेंट बनकर रह जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि मोरालिटी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या पॉलिटिक्स बिना मोरालिटी के ह्यूमन सोसाइटी को बचा सकती है। बहुत गहरा सवाल है ये। और इस चर्चा के एंड में एक ऐसी थॉट बचती है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए। हमने बात की कैसे टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस ने आज इंसान को अपने एक्शंस के रिजल्ट से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया है। राइट। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वॉर्स और पॉलिटिक्स के फैसले पूरी तरह से एआई और एल्गोरिथम्स पर छोड़ दिए जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए फ्यूचर की पॉलिटिक्स में क्या सही है और क्या गलत। इसका डिसीजन इंसान की एम्पैथी करेगी या फिर कोई एल्गोरिथम ये तय करेगा कि किसकी जान की कीमत कितनी है। ओ गॉड, ये फ्यूचर सोचकर ही डर लगता है। लेकिन यही रीजन है कि आज के टाइम में क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी मॉरल इमेजिनेशन को जिंदा रखना सबसे बड़ी जरूरत है। सत्ता के इन पवित्र शब्दों के पीछे की रियलिटी देखने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो हमें खुद डेवलप करनी होगी। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें उन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस की तरफ वापस आना होगा जो पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग अलग करके नहीं देखती। डू एक्सप्लोर ISN ऑन यूट्यूब फॉर मोर ऐसे ही पावरफुल और स्मार्ट कंटेंट। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। एक आखिरी थॉट के साथ इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। क्या आज के समाज में पॉलिटिक्स की बिल्डिंग के नीचे मोरालिटी की कोई फाउंडेशन बची भी है, या हम सब सिर्फ एक खोखले ढांचे के गिरने का वेट कर रहे हैं?